नमस्कार साथियों, साइकोलॉजी की आज की पाठशाला में हम मेंटल डिसऑर्डर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी पर डिस्कशन करने वाले हैं और उस कैटेगरी को कहा जाता है कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, संज्ञानात्मक विकृति। इस कॉग्निटिव डिसऑर्डर का पहले मैं एक बेस बनाता हूं और उसका आधार यह है कि आपने एक बुक का नाम सुना होगा जिसको कहते हैं DSM। और यदि DSM के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो DSM का फुल फॉर्म होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। DSM की अगर बात की जाए तो DSM एक ऐसा मैनुअल है या एक ऐसी बुक है जिसको कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने पास हमेशा रखते हैं। और इस DSM की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जब भी कोई मेंटल इलनेस को डायग्नोस किया जाता है, कोई क्लाइंट आपके पास आता है, वो अपनी चीफ सिम्टम्स को या अपनी शिकायत को आपको बताता है कि उसको प्रॉब्लम्स क्या है, उस प्रॉब्लम के सिम्टम्स को इस DSM में देखा जाता है। DSM के सिम्टम्स से चेक किया जाता है और चेक करने के बाद एक साइकोलॉजिस्ट या एक साइकेट्रिस्ट दोनों ही एक जजमेंट पर पहुंचते हैं कि हाँ, इस रोग की डायग्नोसिस क्या है। इसको एंजाइटी डिसऑर्डर नाम दिया जाए या इसको सिजोफ्रेनिया नाम दिया जाए या इसको कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम दिया जाए या और कोई साइकोलॉजिकल इलनेस की कैटेगरी में इसको रखा जाए। आपने होम्योपैथिक डॉक्टर को जरूर देखा होगा, आप दिखाने उसको गए होंगे और होम्योपैथी डॉक्टर के पास एक बुक होती है और जैसे ही आप सिम्टम्स उसको बताते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो वो तुरंत बुक पलटता है और पलटने के बाद वो कुछ मेडिसिन उस बुक से देख कर लिखता है। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि ये डॉक्टर कैसा है, ये मेडिसिन को देख रहा है, क्या इसको मेडिसिन याद नहीं है? नहीं, वो डॉक्टर बिल्कुल सही कर रहा है क्योंकि वो आपके सिम्टम्स को एग्जैक्टली देखना चाहता है और देखने के बाद उस सिम्टम्स से रिलेटेड कौन सी मेडिसिन हो सकती है और आपकी प्रॉब्लम को कौन सी मेडिसिन सॉल्व कर सकती है, वो उस बुक से देखता है और आपको वो दवाई देता है। और थोड़े समय के बाद आप कहते हैं डॉक्टर बहुत अच्छा है। उसका रीजन ये है कि उसने एक ऑथेंटिक बुक को देखा, उस ऑथेंटिक बुक को देखने के बाद उसने डायग्नोसिस की और डायग्नोसिस के बाद सही तरीके से आपको मेडिसिन दी है। बिल्कुल वही बात एक साइकोलॉजिस्ट या एक साइकेट्रिस्ट के साथ होती है। आप साइकोलॉजिस्ट के या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम में सिम्टम्स एक जैसे होते हैं और उन सिम्टम्स को देखकर कभी गलत डायग्नोसिस हो सकती है और गलत डायग्नोसिस अगर हो गई तो ट्रीटमेंट गलत होगा। तो सही डायग्नोसिस करने के लिए कोई भी साइकोलॉजिस्ट या कोई भी साइकेट्रिस्ट DSM-4 को रेफर करता है और उसमें से वो चेक करता है कि सही डायग्नोसिस क्या है उसके सिम्टम्स के बेस पर। और इस DSM का फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। इसके बहुत सारे एडिशंस आए और बहुत सारे एडिशंस के बाद अभी जो इसका एडिशन चल रहा है वो चल रहा है DSM-5। लेकिन इस DSM का कॉग्निटिव डिसऑर्डर से क्या रिलेशन है? अभी मैंने कहा कि आपको यदि किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोस करना है तो आपको DSM-4 को या DSM-5 को या DSM के किसी भी एडिशन को, जो लेटेस्ट एडिशन है, उसको आपको देखना पड़ेगा। कॉग्निटिव डिसऑर्डर DSM-4-TR, जो इसके पहले का वर्जन, जो DSM-5 है, इसके पहले का एक वर्जन था DSM-4-TR। उस DSM-4-TR में कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स की एक कैटेगरी को रखा गया था, या आप
यदि DSM-4 को देखें तो वहां पर एक मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी है और जिसका नाम है कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। लेकिन DSM-4 के पहले, क्योंकि DSM-4 तक 3-4 वर्जन आए, 3-4 एडिशन DSM के आए, क्या उन सभी में कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स की बात थी? नहीं। DSM-4 में इस कॉग्निटिव डिसऑर्डर कैटेगरी को रखा गया था। लेकिन इसमें जो रोग हैं, जो इस कैटेगरी में जो मेंटल इलनेस है, उस मेंटल इलनेस को पहले भी DSM में डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन वो अलग नाम से डिस्क्राइब किया था। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि DSM-4 के पहले जो भी इस कॉग्निटिव डिसऑर्डर से रिलेटेड जो मेंटल डिसऑर्डर्स थे, जो मेंटल इलनेस थी, उसको एक अलग नाम दिया गया था और उसका नाम था ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। आपको ये बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स और कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में कोई अंतर है क्या। आज का जो डिस्कशन है उसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स और कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, नाम का डिफरेंस है। लेकिन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर जो कि DSM-4 के पहले ये नाम था और अब TR के बाद उसको कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स नाम दे दिया गया। अब हम इस ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि जब इसको समझेंगे तो कॉग्निटिव डिसऑर्डर अपने आप समझ में आ जाएंगे। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स जिसका एक बायोलॉजिकल बेस होता है। बायोलॉजिकल बेस का मतलब है कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स कब होंगे? जब ब्रेन में कोई बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे, और इन बायोलॉजिकल चेंजेस होने के कारण मेंटल डिसऑर्डर्स उत्पन्न होंगे और उन डिसऑर्डर्स को कहा जाएगा ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स। और बिल्कुल वही बात अगर यहां लाई जाए तो उनको ही कहा जाएगा कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। लेकिन अभी मैं आपको बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स की, बाद में मैं आता हूं कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स पर। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और यही कैरेक्टरिस्टिक्स कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स की भी होती है, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। DSM-4 के पहले ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर नाम था और DSM-4 से इसका नाम बदलकर हो गया कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, उस कैटेगरी का नाम। उसकी 3 विशेषताएं कौन सी हैं? उसकी 3 विशेषताएं हैं कि पहली, कि ये जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स का जो आधार है, का जो बेस है, वो ब्रेन में बायोलॉजिकल चेंजेस के कारण ये ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। दूसरा, इन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता है, संज्ञानात्मक स्तर पर असामान्यता उत्पन्न होती है, या जिसे हम कॉग्निटिव इंपेयरमेंट कहते हैं, जिसे हम कॉग्निटिव क्षति कहते हैं। और तीसरी इसकी विशेषता यह है कि ये जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक ये ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स बूढ़े लोगों में, मतलब कि 60 साल से ऊपर के लोगों में ज़्यादा देखे जाते हैं। पहले के लोगों में हो सकते हैं, लेकिन जब हम इन डिसऑर्डर्स को आगे डिस्कस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो लक्षण हैं जो इस डिसऑर्डर्स में देखे जाते हैं वो ज़्यादातर ओल्ड एज में या ओल्डर पीपल में देखे जाते हैं। ये कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स या ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स, जैसा कि हमने कहा कि ब्रेन में बायोलॉजिकल चेंजेस के कारण होते हैं, और ब्रेन में कोई भी चेंजेस किस तरह से हो सकते हैं? यदि आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर हो तब बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे, कोई पॉइजन का इफेक्ट हो सकता है तब बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे, कोई इन्फेक्शन हो सकता है तो बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे, आपके ब्रेन में, आपके सिर में चोट लग गई हो तब आपके अंदर कोई ब्रेन में बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे, या आप बहुत ज़्यादा कोई मादक पदार्थ लेते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, आप हेरोइन लेते हैं, अफीम लेते हैं, या कोई और ड्रग का सेवन करते हैं, और यदि ड्रग का सेवन ज़्यादा किया जाएगा तो भी ब्रेन में बायोलॉजिकल चेंजेस या उस ब्रेन से रिलेटेड जो केमिकल्स हैं उनमें चेंजेस होते हैं, तब ये कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं।
और कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स की जो थर्ड कैटेगरी थी, जिसको मैंने कहा था कि ये रोग सभी में हो सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक इन रोगों को ओल्डर पीपल में देखा जाता है। और यदि ओल्ड एज में देखा जाता है तो थोड़ा सा ओल्ड एज के बारे में बात की जाए। ओल्ड एज, जैसा कि हम सब जानते हैं, 60 साल से ऊपर ओल्ड एज मानी जाती है। 60 to 70 एंड 70 से अबव, 60 से 70 साल की जो एज है उसे कहते हैं अर्ली ओल्ड एज, प्रारंभिक वृद्धावस्था। और दूसरा जो 70 से ऊपर, 70 से ऊपर का मतलब है कि 70 से डेथ तक, ये एडवांस्ड ओल्ड एज है। और इन दोनों एज में, चाहे वो अर्ली ओल्ड एज हो या एडवांस ओल्ड एज हो, दोनों में ही ये कॉग्निटिव डिसऑर्डर या ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। लेकिन इस ओल्ड एज की दो तरह की प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम होती है जो कि एक जनरल प्रॉब्लम है, जिसे हम कहते हैं एक सामान्य समस्याएं हैं जो हर वृद्धावस्था में देखी जाती हैं। आप भी बूढ़े होंगे, मैं भी बूढ़ा हूंगा, या आपने आपके घर में कभी ओल्ड पीपल को देखा है। ओल्डर पीपल को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि पहले जो उनकी वर्क इफिशिएंसी थी वो आज कुछ कम हो गई है। इसलिए कहा जाता है कि पीरियड ऑफ डिक्लाइन, और पीरियड ऑफ डिक्लाइन का मतलब है कि उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं। उनकी जो जॉइंट्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है एज के साथ साथ। उनकी अगर याददाश्त की बात की जाए तो याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसे आप मेमोरी लॉस कहते हैं। हम अगर और उनके मेटाबॉलिक चेंजेस की बात की जाए तो मेटाबॉलिक चेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उनके इमोशंस में चेंजेस हो जाते हैं, उनमें लोनलीनेस की फीलिंग ज़्यादा होती है, उनमें डिप्रेशन हो सकता है क्योंकि लोनलीनेस है, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके शरीर और आपके मन दोनों में ही परिवर्तन होते हैं इस ओल्ड एज में। लेकिन ये जो समस्याएं हैं वो बहुत साधारण हैं, वो हम सबके साथ होती हैं। और इन समस्याओं के लिए जो ओल्ड पीपल हैं उनको किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना होता है, कोई दवाई नहीं लेनी होती है, वो ऑटोमेटिकली घर में रहते हैं, घर के माहौल में सबके साथ रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये तो हुई एक तरह की समस्या है जो कि नॉर्मल प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ दूसरे तरह की समस्याएं ऐसी हो सकती हैं ओल्ड एज में जो कि आपके ब्रेन डैमेज के कारण या ब्रेन में लेजन, जिसे हम घाव कहते हैं, घाव लगने के कारण या इन्फेक्शन के कारण कुछ समस्याएं हो जाती हैं। उसके कारण जो मेंटल डिसऑर्डर होंगी वो थोड़ी सीरियस होंगी और उसके ऊपर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। जब ब्रेन डैमेज, ब्रेन लेजन, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन इन्फेक्शन या किसी और ब्रेन के बायोलॉजिकल चेंजेस के कारण कुछ बीमारियां हो रही हैं, उसको हम कॉग्निटिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में देख सकते हैं। और कॉग्निटिव डिसऑर्डर के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो कॉग्निटिव डिसऑर्डर में क्या क्या चीजें आती हैं। आप कॉग्निशन की पहले बात समझें, कॉग्निशन की बात समझें। कॉग्निशन में मेमोरी होती है, कॉग्निशन में थिंकिंग की प्रोसेस होती है, कॉग्निशन में इवैल्यूएशन होता है, कॉग्निशन में परसेप्शन इंक्लूड होता है, अटेंशन होता है। ये सारे के सारे कॉग्निटिव प्रोसेस हैं। और इन कॉग्निटिव प्रोसेस में जब असामान्यता आ जाती है तब कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं या कॉग्निटिव इंपेयरमेंट आ जाता है। इन मेमोरी आपकी लॉस हो गई, थिंकिंग की प्रोसेस आपकी सही नहीं चल रही है। जब थिंकिंग की प्रोसेस सही नहीं चलेगी तो आप इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, आप ठीक से परसेप्शन नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी चीज पर अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। इसको कहते हैं कॉग्निटिव एबनॉर्मलिटी। और कॉग्निटिव एबनॉर्मलिटी होती है आपके कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में। और कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स किस कारण होते हैं? आपके ब्रेन के बायोलॉजिकल चेंजेस के कारण। और बायोलॉजिकल चेंजेस के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं।
मैंने अभी आपको कहा कि ब्रेन में कोई चोट लग जाए तो बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे, ब्रेन में ट्यूमर हो जाए तो बायोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, कोई पॉइजन का असर हो सकता है, या आप कहें कि ब्रेन में जब आप कोई बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन आप करते हैं तब बायोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं। ये इन बायोलॉजिकल चेंजेस के कारण आपके इन कॉग्निटिव प्रोसेस में एबनॉर्मलिटी आती है, और एबनॉर्मलिटी इतनी ज़्यादा आ जाती है कि वो विकृति का रूप ले लेती है, वो डिसऑर्डर का रूप ले लेती है, और उसको हम कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं। माना जाता है कि साइकोलॉजी इस तरह से बात करती है, या साइकोलॉजिस्ट इस तरह से मानते हैं कि कॉग्निटिव डिसऑर्डर में साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत कम काम करते हैं, और कम काम करते हैं इसलिए उन्होंने कहा कि इसका जो मेन फैक्टर क्या है, मेन फैक्टर है ब्रेन में बायोलॉजिकल चेंजेस का होना। कोई बायोलॉजिकल बेस है, उसके कारण ये कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हुए हैं या कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में डिलीरियम हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, एमनेजिया हो सकता है, अल्जाइमर हो सकते हैं, बहुत सारे कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो केवल डेडिकेटेड था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉग्निटिव डिसऑर्डर, और हमने अभी ये देखा कि पहले हमने डीएसएम को देखा, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, DSM-4TR। इस एडिशन से कॉग्निटिव डिसऑर्डर इंक्लूड किया गया था डीएसएम में, और इसके पहले मतलब DSM-4TR के पहले कॉग्निटिव डिसऑर्डर की कैटेगरी नहीं थी, उसका एक दूसरा नाम था ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, और कहीं कहीं पर हम उसको ऑर्गेनिक मेंटल सिंड्रोम भी कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक मेंटल सिंड्रोम या कॉग्निटिव डिसऑर्डर ज़्यादातर ओल्डर पीपल में देखे जाते हैं। ओल्डर पीपल की दो तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक जो जनरलाइज्ड प्रॉब्लम है, जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, जो कि एजिंग के कारण सबके साथ होती हैं, लेकिन दूसरी तरह की कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो ब्रेन डैमेज के कारण या ब्रेन में बायोलॉजिकल चेंजेस के कारण होती हैं, उनको हम कॉग्निटिव डिसऑर्डर की कैटेगरी मान सकते हैं। और उन कॉग्निटिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में डिमेंशिया, डिलेरियम, एमनेजिया, अल्जाइमर, ये सारी के सारी डिसऑर्डर्स आपके कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले कुछ वीडियो में मैं डिलीरियम के बारे में, डिमेंशिया के बारे में, एमनेजिया के बारे में अलग अलग एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि हम कॉग्निटिव डिसऑर्डर को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएं। आप लोगों का इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए और अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।